हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवराज मीणा। इनको डी पॉइंट झालावाड़ के माध्यम से मैं आपके लिए हिस्ट्री की एक नई क्लास लेके आया हूँ, जिसमें आप सभी का स्वागत है। तो हमने पिछली 2 क्लास में राजस्थान की स्थिति और गुहिल वंश के संस्थापक राजा गुहिल के बारे में पढ़ा। अब हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम गुहिल वंश या मेवाड़ का जो राजवंश है, गुहिल राजवंश, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसको विधिवत रूप से आरंभ करते हैं। तो हमने मेवाड़ आरंभ करते हैं, मेवाड़ का राजवंश आरंभ करते हैं। उससे पहले हम मेवाड़ राजवंश के कुल देवता, कुल देवी, आराध्य देवता और आराध्य देवी के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे कि जो मेवाड़ है उसकी कुल कितनी राजधानियाँ हैं, या मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियाँ बनी। फिर जिसके बाद हम मेवाड़ राज्य को विधिवत रूप से आरंभ करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो हम गुहिल वंश डालते हैं यहाँ पे टॉपिक, गुहिल राजवंश। गुहिल राजवंश, गुहिल की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने अगली क्लास में पढ़ा था। अब गुहिल राजवंश के कुल देवता, जो कौन है? गुहिल वंश के कुल देवता एकलिंग नाथ जी, जिनका मंदिर कहाँ पे है? कैलाशपुरी उदयपुर में, जिसका निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने, जो गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। कुल देवता क्या है? एक लिंग नाथ जी। किसके कुल देवता एक लिंगनाथ जी? गुहिल वंश के कुल देवता एक लिंगनाथ जी, जिनका मंदिर कहाँ पे है? मंदिर कहाँ पे इनका? अभी बताया मैंने, कैलाशपुरी उदयपुर में। कैलाशपुरी उदयपुर। उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? निर्माण करता कौन थे इस मंदिर का निर्माण करता? बप्पा रावल, जिन्हें हम कालभोज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कालभोज के नाम से जानते हैं। अब इसी वंश की कुल देवी के बारे में पढ़ेंगे अपन। कुल देवी, इसी वंश की कुल देवी का नाम है बाण माता। क्या नाम है? बाण माता। तो कुल देवी का क्या नाम है? बाण माता। क्या नाम है कि कुल देवी का? बाण माता, जिनका मंदिर 2 जगहों पर, एक तो चित्तौड़ में और एक कहाँ पे? केलवाड़ा, जो राजसमंद में पड़ता है। ठीक है। इनका मंदिर एक तो चित्तौड़गढ़ और दूसरा केलवाड़ा, जो कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में। कहाँ पे पड़ता है? राजसमंद में। अब ये है गुहिल वंश के कुल देवता और कुल देवी। इसी प्रकार गुहिल वंश के आराध्य देवता और आराध्य देवी भी थी। जो आराध्य देवता थे इनके, कौन थे इनके आराध्य देवता? कटभोर के 4 भुजा नाथ जी। तो इनके आराध्य देवता के बारे में लिख लेते हैं, फिर इनके आराध्य देवी के बारे में भी लिखेंगे। आराध्य देवता
कौन थे इनके आराध्य देवता? गटगोर के चार भुजा नाथ जी। कौन थे इनके आराध्य देवता? गटगोर के चार भुजा नाथ जी। कौन थे? गटगोर के चार भुजा नाथ जी, जो कहाँ पे है? राजसमंद जिले में इनका मंदिर कहाँ पे है? राजसमंद। कहाँ पे इनका मंदिर? राजसमंद। और अपने बात की थी इनकी आराध्य देवी की। आराध्य देवी कौन है इनकी? आराध्य देवी कौन है? चार भुजा माता। कौन है? चार भुजा माता। यहाँ लिखेंगे आराध्य देवी। कौन है इनकी आराध्य देवी? चार भुजा माता। कौन है? चार भुजा माता। जिनका मंदिर कहाँ पे है? जिनका मंदिर हल्दी घाटी में। कहाँ पे? हल्दी घाटी में। जो हल्दी घाटी इनका मंदिर है। कहाँ पे इनका मंदिर? हल्दी घाटी। तो गुहिल वंश के हम लोगों ने कुल देवता देखे एक लिंगनाथ जी, जिनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में है। फिर हम लोगों ने देखा इनके आराध्य देवता गटगोर के चार भुजनाथ जी, जिनका मंदिर राजसमंद में है। फिर अपने देखा इनकी कुल देवी है बाण माता, जिनका मंदिर दो जगह पे, एक तो चित्तौड़गढ़ में और एक केलवाड़ा राजसमंद में। फिर अपने देखा आराध्य देवी चार भुजा माता है, जिनका मंदिर कहाँ पे है? हल्दी घाटी के अंदर इनका मंदिर है। अब अपन पढ़ेंगे कि मेवाड़ की कुल कितनी राजधानियां हुई और कौन सी राजधानी को किस शासक ने बनाया। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? कुल देवता कुल देवी जो अपने कुल के होते हैं, जैसे पर्सनल, जो खुद नहीं बना सकते, पर्सनल होते हैं, जो कुल के आधार पर चले हुए आते हैं या पिछली पीढ़ियों के द्वारा बनाए गए देवता अपने कुल देवता माने जाते हैं। लेकिन आराध्य देवी और आराध्य देवता ये क्या है कि चेंज होते रहते हैं। जैसे ही शासक आगे बढ़ते गए और उनकी आस्था किसी दूसरे देवता पर थी या किसी दूसरी देवी पर थी, तो आराध्य देवता चेंज होते, जिसकी अपन पूजा करते हैं वो होते हैं आराध्य देवता, और जिसको परंपरा या कुल से चला आ रहा है उसको हम बोलते हैं कुल देवता। तो इनके कुल देवता एक लिंगनाथ जी, कुल देवी बाण माता, आराध्य देवी चार भुजा माता और आराध्य देवता है गटगोर के चार भुजा नाथ जी। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि गुहिल वंश की या मेवाड़ की राजधानियों के बारे में। टॉपिक डालते हैं मेवाड़ राज्य की राजधानी। मेवाड़ राज्य की राजधानी। तो मेवाड़ राज्य की राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी थी, क्या थी? पहले नंबर पर नागदा। क्या थी? नागदा। इसे राजधानी किसने बनाया था? कालभोज या बप्पा रावल ने। किसने बनाया था? बप्पा रावल या कालभोज ने। फिर इसकी दूसरी राजधानी है आहड़, जिसे किसने बनाया था? अलहट या अल्लू रावल। किसने बनाया था आहड़ को? अलहट या अल्लू रावल। फिर तीसरे नंबर पर बनी थी चित्तौड़।
चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ किसने बनाई थी? जयद्रथ सिंह ने। किसने? जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़गढ़ राजधानी बनाई थी, जयद्रथ सिंह। जयद्रथ सिंह के द्वारा कौन सी राजधानी बनाई गई थी? चित्तौड़, जिसके बाद बनी उदयपुर। कौन सी राजधानी बनी? चौथे नंबर पर उदयपुर। फिर पांचवें नंबर पर कौन सी राजधानी बनी उदयपुर के बाद? गोगुंदा। कौन सी राजधानी बनी उदयपुर के बाद? गोगुंदा। कौन सी राजधानी बनी? गोगुंदा। और ये दोनों राजधानी किसने बनाई थी? महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के महान सम्राट हुए हैं, उनके पिताजी उदय सिंह ने इन दोनों राजधानियों को बसाया था। महाराणा उदय सिंह द्वारा दोनों राजधानियां बनाई गई है। फिर गोगुंदा के बाद आती है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ पता ही है किसने बसाई? कुंभलगढ़ किसने बनाई थी कुंभलगढ़ को? और फिर अगली आती है शावंडी। ये दोनों राजधानी किसने बनाई? महाराणा प्रताप। किसने बनाई दोनों राजधानियां? महाराणा प्रताप ने, जो मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक, जिनका इतिहास इतना बड़ा है कि जैसे हम पढ़ भी नहीं सकते। उनकी उपलब्धियों के बारे में, मेवाड़ के महान शासक हुए हैं। फिर चावंडी के बाद वापस कौन सी राजधानी बनती है? चित्तौड़। चावंडी के बाद कौन सी राजधानी बनती है? 8वें नंबर की, वापस चित्तौड़। कौन सी राजधानी बनती है? चित्तौड़। दोबारा राजधानी बनती है चावंडी की, चित्तौड़। जब चित्तौड़ महाराणा प्रताप हार जाते हैं, जिसके बाद उनका पुत्र आता है। 8वें नंबर पर कौन सी बनती है? चित्तौड़। जब चित्तौड़गढ़ अकबर जीत लेता है, तो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह मुगलों से संधि करते हैं, और उस संधि के शर्त के अनुसार जो चित्तौड़ है वह वापस मांगते हैं और इसको अपनी नई राजधानी बनाते हैं, या वापस इसको अपनी राजधानी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? महाराणा अमर सिंह। कौन बनाते हैं इसको अपनी राजधानी वापस? महाराणा अमर सिंह। फिर जिसके बाद में 9वें नंबर की जो लास्ट राजधानी है वो है उदयपुर राजधानी। कौन सी राजधानी? उदयपुर। उदयपुर राजधानी। इसी को राजस्थान के एकीकरण में, रियासत के रूप में इसको एकीकरण में सम्मिलित किया गया था। जो लास्ट राजधानी थी उदयपुर, वह किसने बसाई थी? महाराणा भीम सिंह ने। किसने? भीम सिंह ने। किसने बनाई थी? महाराणा भीम सिंह ने। ये इसकी कुल 9 राजधानियां बनी थी। चित्तौड़, इसकी मेवाड़ राज्य की कुल 9 राजधानियां बनी थी। 9 राजधानियों के बारे में अपनों ने पढ़ लिया। पहली थी नागदा, जो बप्पा रावल ने बनाई थी। कौन सी थी? नागदा। फिर उसके बाद बनी आहड़। फिर उसके बाद कौन सी बनी थी? उसके बाद चित्तौड़, फिर चावंड, उदयपुर, ऐसे करके अपनी पूरी 9 राजधानियां बनी। किसकी? मेवाड़ राज्य की कितनी राजधानियां बनी? 9 राजधानियां। अब अपन गोहिल के बाद आगे पढ़ते हैं। गोहिल के बाद कौन कौन से शासक आए जिन्होंने मेवाड़ पर शासन किया? गोहिल के बाद
बहुत से राजा हुए जिन्होंने मेवाड़ पर शासन किया, पर उनके सिर्फ नाम ही है, कोई इतना महान शासक या उन्होंने कोई महान काम नहीं किया, और इसका उल्लेख हमें इतिहास में भी नहीं मिलता है, केवल उनके नाम मिलते हैं। तो गोहिल के बाद आता है राजा भोज। कौन आते हैं? राजा भोज। फिर आते हैं राजा नागा, या उनको नागादित्य भी कहा जाता है। फिर उसके बाद आते हैं महेंद्र फर्स्ट। फिर उसके बाद आते हैं अपराजित। फिर उसके बाद अपराजित के बाद कौन आते हैं? शीलादित्य आते हैं वापस। शीलादित्य। फिर उसके बाद आते हैं महेंद्र सेकंड। महेंद्र सेकंड कौन है? कालभोज बप्पा रावल के पिता। महेंद्र सेकंड के बारे में अपन एक लाइन लिखेंगे। महेंद्र सेकंड ने भीलों से कर लेने के लिए उनको प्रताड़ित किया, या उन्हें कर देने पर विवश किया, या उनको पीड़ाएं दी। तो यहाँ पे महेंद्र सेकंड के बारे में लिख लेते हैं। महेंद्र सेकंड भीलों को कर या भीलों से कर वसूलने के लिए उन पर अत्याचार किया। भीलों से कर क्यों नहीं लिया जाता था? क्योंकि भीलों ने किसकी सहायता की थी? राजा गोहिल की। और किस शर्त पर सहायता की थी? कि वो हमारे राज्य में बिना कर दिए रहेंगे। इसी कारण जो इतने सब राजा थे, इन्होंने भीलों से कर नहीं लिया। मेवाड़ में या भीलों से कर नहीं लिया जाता था। लेकिन जो महेंद्र सेकंड है, उन्होंने भीलों को कर देने के लिए विवश किया, या कर न देने पर उनको उनके ऊपर अत्याचार किए। और इसी वजह से भीलों ने क्या किया कि महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी। इसकी हत्या कर दी भीलों ने, महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी, और उसके पुत्र कालभोज या बप्पा रावल को भी मारने की योजना बनाई। किन्होंने योजना बनाई? भीलों ने महेंद्र सेकंड को मार दिया, और उसके पुत्र जो कालभोज बप्पा रावल थे उनको मारने की योजना बनाई। लेकिन कालभोज बप्पा रावल का मेवाड़ से भाग कहीं दूर चले जाते हैं, और एक हरित नाम का ऋषि था, उसकी सेवा करते हैं, या उनकी गायें चराते हैं, वहीं पर छुपे रहते हैं। किसके भय से? भीलों के भय से। तो हम पढ़ते हैं कालभोज या बप्पा रावल के बारे में। ये किसका पुत्र था? महेंद्र सेकंड का। तो ये कालभोज या बप्पा रावल। कालभोज या बप्पा रावल। उसके पिता के बारे में पता चल ही गया। उसके पिता कौन थे? महेंद्र सेकंड। और ये कालभोज बप्पा रावल के बारे में सबसे पहले लिखेंगे अपन एक लाइन। यह हरित ऋषि की सेवा करते हैं, या
उनके यहाँ ग्वाले के रूप में रहते हैं। कौन रहते हैं ग्वाले के रूप में? कालभोज या बप्पा राउल। अब ये किसकी सेवा में थे? हरित ऋषि की। लेकिन उसी समय मेवाड़ पर किसका आक्रमण होता है? अरबों का। और किसके नेतृत्व में? जुनैद के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण होता है। किस पर? मेवाड़ पर। और जुनैद के नेतृत्व में अरबों का जब आक्रमण होता है मेवाड़ पर, तो भीलों की रक्षा कौन करते हैं? या बप्पा रावल। कौन करते हैं भीलों की रक्षा? बप्पा रावल। तो यहाँ पे इनके बारे में अगली लाइन लिखेंगे, जुनैद के नेतृत्व जुनैद के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण, जुनैद के नेतृत्व में किसका आक्रमण होता है? अरबों का आक्रमण। और कहाँ पे होता है? मेवाड़ के ऊपर। तो कालभोज भीलों की रक्षा करते हैं। किससे? अरबों के आक्रमण से भीलों की रक्षा करते हैं। कौन करते हैं? कालभोज। अब कालभोज जब भीलों की रक्षा करते हैं, किसके नेतृत्व? इससे, अरबों के आक्रमण से, तो इनको जो हरित ऋषि है एक उपाधि देते हैं जिसका नाम है बप्पा रावल की उपाधि। कौन सी उपाधि? इस कारण हरित ऋषि कालभोज को बप्पा रावल की उपाधि देते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बप्पा रावल की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी बप्पा रावल की उपाधि कालभोज को? हरित ऋषि ने। फिर इसके बाद लिखेंगे, इन्होंने राजधानी बनाई थी। तो इन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। किन्होंने नागदा को अपनी राजधानी बनाया? कालभोज या बप्पा रावल ने। किसको अपनी राजधानी बनाया? नागदा को अपनी राजधानी बनाया। और इन्होंने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? ये यहां तक समझ में आ गया? फिर अपन देखते हैं, कालभोज ने, अभी अपन ने पढ़ा, कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने या कालभोज ने? फिर अगली लाइन लिखेंगे इनके बारे में, इन्होंने कुल देवता एक लिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया।
कहाँ पर बनवाया था? कैलाशपुरी उदयपुर में। कहाँ बनवाया था? कैलाशपुरी उदयपुर में। तो यहाँ पे लिख लेना कैलाशपुरी उदयपुर। कहाँ पे बनवाया? कैलाशपुरी उदयपुर में। ठीक। इसके बाद इनकी एक और उपलब्धि है, जिन्होंने उदयपुर के अंदर सास बहू के मंदिर का निर्माण भी करवाया था। तो सास बहू के मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी इन्हीं के द्वारा चलाए गए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी इन्हीं के द्वारा चलाए गए हैं, जो हमें अजमेर से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए सोने के सिक्के? जो इनके द्वारा चलाए गए थे, अजमेर से प्राप्त हुए। उसका वजन कितना था? उसका वजन भी लिख लो यहाँ पे। वजन 115 ग्राम था। उसका वजन कितना था? 115 ग्राम था। ये रहा कालभोज बप्पा रावल ने सोने के सिक्के चलाए। इन्होंने ये सात बहू के मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने कुल देवता एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। फिर और क्या काम किए थे इन्होंने? तो यहाँ तक समझ में आएगा कालभोज के बारे में, कालभोज बप्पा रावल के बारे में, कि इन्होंने क्या क्या काम किए, कौन से मंदिर का निर्माण करवाया। ये सारी बातें मैंने आपको इस क्लास में बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ के अगले शासकों के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम चित्तौड़ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चित्तौड़ आखिरकार किसने बसाया और चित्तौड़ पर किसका अधिकार था, चित्तौड़ कब मेवाड़ में मिला, या मेवाड़ के कौन से शासक ने चित्तौड़ को जीता, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ वास्तविक संस्थापक, चित्तौड़ का वास्तविक संस्थापक था कौन था? चित्रांगद मौर्य। चित्रांगद मौर्य कौन था? चित्तौड़ का वास्तविक संस्थापक चित्रांगद मौर्य, जिसने चित्रकूट पहाड़ी पर इसका निर्माण किया था, चित्तौड़गढ़ का, या चित्रकूट पहाड़ी पर चित्तौड़गढ़ या चित्तौड़ का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ उसी के वंशज
उसकी मृत्यु, चित्रांगद की मृत्यु के बाद यह चित्तौड़ उसके ही वंशज मान मौर्य के पास आता है। यह मान मौर्य किसका शासक बनता है? चित्तौड़गढ़ का। किसका शासक बनता है? चित्तौड़गढ़ का। किसका शासक बनता है? मान मौर्य चित्तौड़गढ़ का। अब चित्तौड़गढ़ का शासक कौन है? मान मौर्य। तो चित्तौड़गढ़ का शासक हुआ अपने मान मौर्य। इसका निर्माता कौन है? चित्रांगद मौर्य। कौन सी पहाड़ी पर? चित्रकूट पहाड़ी पर। पहाड़ी का नाम भी लिख लो ताकि ध्यान रहेगा। चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा किला बसा हुआ है? चित्रकूट पहाड़ी पर कौन सा किला बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़। कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है? चित्तौड़गढ़ पहाड़ी पर। यह चित्तौड़गढ़ किला बसा हुआ है चित्रकूट पहाड़ी पर। अब मान मौर्य, अब इसको हराकर चित्तौड़ को अपने पास लेते हैं कालभोज या बप्पा रावल। कालभोज या बप्पा रावल। कालभोज या बप्पा रावल किसको हराते हैं? मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। किसको हराकर? मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यह जानकारी हमें मान मौर्य शिलालेख से प्राप्त होती है। कौन से शिलालेख से प्राप्त होती है? मान मौर्य शिलालेख से, जो कर्नल जेम्स टोड अपने साथ इंग्लैंड ले जा रहे थे उस समय उन्होंने इसको समुद्र में फेंक दिया। जाता कहा जाता है कि भार ज़्यादा होने के कारण इन्होंने उस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। कौन से शिलालेख को? मान मौर्य शिलालेख को। ठीक, बप्पा रावल के बारे में आज की क्लास में इतना ही। फिर अगली क्लास में मिलते हैं अपन अगले नए शासक के साथ। धन्यवाद।